हिंद डियर फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा वीडियो और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। हम वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मना रहे हैं। यह दिवस 73वें संविधान संशोधन के तहत 33 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में हुआ था। तब से हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई और कार्यक्रम में पीआईबी द्वारा पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 भी जारी किया गया। सूचकांक पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 का उद्देश्य है पंचायत में सुशासन और विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। इस बार 2026 में जो पंचायती राज्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी मेरी पंचायत मेरी धरोहर। इस थीम के साथ इस कार्यक्रम में 3 पुस्तक का भी अनावरण किया गया। कौन कौन सी पुस्तक थी? पहली पुस्तक का नाम है त्रिपुरा की ग्रामीण विरासत पर आधारित मोनोग्राफ। दूसरी किताब थी तिरुपति की ग्रामीण विरासत पर आधारित मोनोग्राफ और तीसरी किताब है उत्तर काशी सौम्या काशी हिमालयी विरासत की आत्मा। इस प्रकार से 3 किताब को भी यहाँ पर विमोचन किया गया। इस बार की थीम याद रखिएगा, मेरी पंचायत मेरी धरोहर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस की। तो अप्रैल माह में जो भी राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनको कवर करते हैं। चलिएगा, 5 अप्रैल को हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। वहीं पर जलियांवाला बाग स्मृति राष्ट्रीय दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। आम्बेडकर जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम 21 अप्रैल को मनाते हैं और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सतत विकास पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है केरल। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया नई दिल्ली में और वहां पर केरल पंचायत को सर्वश्रेष्ठ सतत विकास पंचायत पुरस्कार मिला है और इन्होंने यह सम्मान सतत विकास लक्ष्यों की उत्कृष्ट प्राप्ति के लिए दिया गया है। केरल की पंचायतों ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य किया है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट था। और राज्य की उच्च साक्षरता दर और प्रभावी ई गवर्नेंस की उपलब्धि के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ सतत विकास पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। अब बात आई है केरल की। तो केरल को आप मैप में देख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। केरल राज्य की स्थापना की गई थी। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल की जो राजकीय भाषा है वह मलयालम है। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। पड़ोसी देश की बात करें तो देख सकते हैं आप पूर्व में कर्नाटक और तमिलनाडु इसके पड़ोसी राज्य हैं और अरेबियन सागर इसके पश्चिम तट पर है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने
SAARC सार्स करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के तहत किस देश को 30 अरब रुपए की पहली किस्त मंजूर की है? A श्रीलंका, B नेपाल, C मालदीव, D भूटान। इसका सही आंसर है मालदीव। भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए दिए हैं और यह स्वेप सुविधा की पहली किस्त मंजूरी कर दी है और यह सहायता SAARC करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है मालदीव के विदेशी भंडार को मजबूत करना और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। यह समझौता अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूज की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। भारत 2012 से ही मालदीव को 1.1 अरब डॉलर से अधिक का स्वेप समर्थन दे चुका है। किसे दिए हैं हमने? मालदीव को आर्थिक सहायता दी है। अब बात आई है मालदीव की, तो याद रखिएगा मालदीव की जो राजधानी है वह माले है। मालदीव की जो मुद्रा है वह है मालदीवियन रुपया और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब मालदीव है कहाँ? तो भारत में यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव है भारत के नीचे में। मालदीव एक छोटे छोटे द्वीप हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन अप्रैल 2026 में किस कारण से स्थगित किया गया? A तकनीकी खराबी के कारण, B भीषण आग लगने के कारण, C भारी वर्षा के कारण, D श्रमिक हड़ताल के कारण। इसका सही आंसर है डी स्टूडेंट भीषण आग लगने के कारण। पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के बालातरा अर्थात बाड़मेर जिले में स्थित है और 21 अप्रैल 2026 को रिफाइनरी के क्रूड डिसिप्लिन यूनिट में आग लग गई, जिसमें कोई जनधन की हानि तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी आग लगी हुई थी। हाँ, याद रखिएगा यह इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यह है भारत की पहली MMTPA क्षमता वाली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है और यह HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है और इसमें 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ईंधन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद में भारत में आत्मनिर्भरता आए। तो कहाँ पर स्थित है भैया? ये बाड़मेर में। बाड़मेर कहाँ पर है? राजस्थान में। नाम क्या है? पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आधुनिक तारामंडल विज्ञान केंद्र और निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन किया? A केरल, B आंध्र प्रदेश, C त्रिपुरा, D उड़ीसा। इसका सही आंसर है उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के राउरकेला में आधुनिक तारामंडल विज्ञान केंद्र की स्थापना की, उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्या होगा? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में विकसित है। याद रखिएगा यह परियोजना कहाँ है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। इस परियोजना में 158 करोड़ रुपए लगे हैं। इससे क्या होगा? तो वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ेगी और शैक्षणिकता के यानी इसे समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजकीय भाषा है वो उड़िया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंबपति। उड़ीसा को आप मैप में देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इसके पूर्व में और दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश के साथ यह अपनी सीमा बनाता है। इधर पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर में झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब बात आई है प्रमुख केंद्र की। तो अप्रैल 2026 में हाल ही में कुछ प्रमुख केंद्र की स्थापना भी की गई है, उसको एक एक नज़र में देख लेते हैं।
याद रखिएगा सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में है, हाल ही में राउरकेला में विज्ञान केंद्र और तारामंडल की उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। नई दिल्ली में PAI 2.0 केंद्र का शुभारंभ किया गया। PAI 2.0 जो राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं पर मिस्र में ISSF जूनियर विश्व कप शूटिंग केंद्र शुरू किया गया है मिस्र में। वहीं पर राजस्थान के बालातोर में पचपदरा रिफाइनरी केंद्र का उद्घाटन हेतु तैयार थी, लेकिन वहां आग लग गई। मालदीव में भारत समर्थित वित्तीय सहायता केंद्र को मजबूत किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को कितने यूरो का बड़ा ऋण पैकेज मंजूर किया है? इसका विकल्प देख लेते हैं पहले। ए है 50 अरब यूरो, बी है 70 अरब यूरो, सी है 90 अरब यूरो, डी है 120 अरब यूरो। इसका सही आंसर है सी 90 अरब यूरो। 23 अप्रैल 2026 को यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरोन ऋण का पैकेज स्वीकृति की गई है और इसमें हंगरी द्वारा वीटो वापस लेने के बाद यह योजना मंजूर हुई और इसकी पहली किस्त जून 2026 तक मिलने की उम्मीद है। और यूरोपीय संघ ने साथ ही रूस पर भी 20वां प्रतिबंध पैकेज भी लागू किया है। यूरोपीय संघ ने रूस पर 20वां प्रतिबंध भी लगाया है। बात आई है यूक्रेन की, तो मैप में आप देख सकते हैं यूक्रेन की स्थिति। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। वर्तमान प्रधानमंत्री है यूलिया स्विरिडेंको और यहाँ की मुद्रा है यूक्रेनी ह्यूनिया अर्थात UAH। बात करें पड़ोसी देश की तो बेलारूस आप देख सकते हैं। बेलारूस उत्तर की ओर है, पूर्व में रूस है, पश्चिम में पोलैंड है और वहीं पर स्लोवाकिया भी है पश्चिम में ही इधर। और यहाँ पर हंगरी के साथ भी अपनी सीमा बनाता है यह देश। और दक्षिण पश्चिम में रोमिया और मोल्दोवा। इस प्रकार से अपने इतने देशों के साथ सीमा बनाता है यूक्रेन। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 के अनुसार नई चीनी मिलों के बीच न्यूनतम कितनी दूरी प्रस्तावित है? ए 10 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर, डी 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 25 किलोमीटर। नई शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 के तहत 60 साल पुराने गन्ना नियंत्रण नियमों को रद्द करके उसे संशोधित किया गया है। इससे पहले जो गन्ना शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर बना था 1967 में बना था। अब नया जो ऑर्डर बना है 2026 में, इसमें दो चीनी मिलों के बीच में 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य है एथेनॉल उत्पादन को मुख्य धारा में लाकर 600 लीटर एथेनॉल को 1 टन चीनी के बराबर माना जाता है। गन्ना किसान को 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े प्रावधान भी है और इस मसौदे पर 20 मई 2026 तक सुझाव भी मांगे गए हैं। तो कितने किलोमीटर तक? 25 किलोमीटर तक ही आप एक मिल हो सकती है। दो मिलों के बीच में अधिकतम 25 किलोमीटर का अंतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, IPL 2026 में 50 गेंदों से कम में एक से अधिक शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ए विराट कोहली, बी अभिषेक शर्मा, सी शुभम गिल और डी ऋतुराज गायकवाड़। इसका सही आंसर है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए 47 गेंदों में शतक लगा दिया है। इन्होंने इस मैच में नाबाद 135 रन मात्र 68 बॉल्स में बनाए हैं और इस प्रकार से 50 गेंदों से कम गेंद खेल करके एक से अधिक शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं अभिषेक शर्मा।
अभिषेक शर्मा को हम बधाई देते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में इन्हें बधाई दीजिएगा। अब बात आई है आईपीएल की, तो अभी हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक नज़र में देखते हैं। आईपीएल 2026 का आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो 28 मार्च से 31 मई तक चल रहा है यह कार्यक्रम। पहला मैच खेला गया है आरबीसी और एसआरएच के बीच में। आरबीसी इस सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, याद रखिएगा। इस बार कुल 10 टीमें और 74 मैच खेले जाएंगे। कितने टीमें शामिल है इस बार, तो 10 टीमें। मैच कितने खेले जाएंगे, 74 मैच खेले जाएंगे। हाँ, अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी है अभिषेक शर्मा के पास। आईपीएल 2026 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो यह है एतिहाद एयरवेज इसका टाइटल स्पॉन्सर है। अब बात आती है कि इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं इस बार। उन्हें किसने खरीदा है कैमरून ग्रीन को, तो केकेआर ने खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है, तो 25.2 करोड़ में खरीदा है। हाँ, इस बार थोड़ा फेरबदल हुआ है। संजू सैमसन सीएसके चेन्नई सुपर किंग के में शामिल हो चुके हैं। हाँ, इस बार टीम को 5-5 के 2 ग्रुप में बदला गया है और इस बार जो मैच खेले जाएंगे अलग अलग 13 स्थानों में खेले जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आईपीएल 2026 से संबंधित, इनको याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, आइए फटाफट जुड़िए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए पुणे महाराष्ट्र, बी भुवनेश्वर उड़ीसा, सी हैदराबाद तेलंगाना, डी बेंगलुरु कर्नाटक। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाल ही में भारत की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित की गई है और भुवनेश्वर में भी एक स्थान है इंफो वैली। भुवनेश्वर के इंफो वैली में यह प्लांट लगाया गया है और इस परियोजना में 1943 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और यह परियोजना अमेरिका की 3D ग्लास सॉल्यूशन द्वारा HIPSPL के माध्यम से विकसित की जा रही है। इस यूनिट में 3D हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन और ग्लास सब्ट्रैक्शन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना का जो उपयोग है वो AI, 5G और रक्षा के लिए उच्च प्रदर्शन चिप निर्माण में किया जा रहा है। मेमोरी कार्ड बनाया जा रहा है, 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट बनाया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो इस प्रकार का भारत का पहला कहना चाहिए प्लांट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, L&T एनर्जी ग्रीनटेक लिमिटेड ने हर वर्ष 3 लाख टन ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किस जापानी कंपनी के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है? मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, ITOCHU कॉर्पोरेशन, सोनी कॉर्पोरेशन और हिटाची लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है ITOCHU कॉर्पोरेशन। L&T एनर्जी ग्रीनटेक लिमिटेड ने लॉबस्टुब्रो की सहायक कंपनी है और यह जापान की ITOCHU कॉर्पोरेशन के साथ ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या होगा, तो हर वर्ष 3 लाख टन ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति होगी कंपनी को। और यह प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो यह प्लांट ग्रीन अमोनिया गुजरात के कांडला में यह प्लांट लगाया जाएगा। ग्रीन अमोनिया प्लांट गुजरात के कांडला में प्रस्तावित है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक शिपिंग क्षेत्र के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन में कुल मिलाकर के कमी लाना और यह समझौता जुलाई 2025 में संयुक्त विकास समझौते के तहत किया गया था। चलिए और कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौते देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार
और वस्तु में लगने वाले टैक्स को कम करना। हमारे देश भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ हम MSME समझौता किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छोटे औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी उपयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना। हाल ही में हमने भारत ने जापान के साथ समझौता किया है और ये AI और स्मार्ट सिटी के कारण इसका समझौता किया है। हाल ही में भारत और रूस के बीच में रक्षा लॉजिस्टिक पैक्ट के तहत दोनों सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा समझौता हमने रूस के साथ किया है। तो कुछ महत्वपूर्ण समझौते थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर पोल्यूट्स अर्थात लैंडफिल साइट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा लैंडफिल चौथे स्थान पर है? ए कांजीपुर मार्ग लैंडफिल मुंबई, जवाहर नगर लैंडफिल हैदराबाद, सी गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली, डी देवनार लैंडफिल मुंबई। इसका सही उत्तर है जवाहर नगर लैंडफिल हैदराबाद। UCLA के स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के 2 लैंडफिल अर्थात 2 स्थान इसमें शामिल हैं जो 25 शीर्ष में हैं। टॉप 25 में स्थित है भारत के 2 स्थान, और ये मीथेन सुपर पोल्यूट्स देश से क्षेत्र है, यहाँ पर मीथेन ज़्यादा उत्पादन होता है। जवाहर नगर लैंडफिल तेलंगाना में स्थित है जो कि चौथे स्थान पर है, और कांजीपुर मार्ग लैंडफिल मुंबई 12वें स्थान पर है। जवाहर नगर ने 5.9 टन प्रति घंटा के हिसाब से मीथेन उत्सर्जन किया है, वहीं कांजीपुर मार्ग से 4.9 टन प्रति हॉर मीथेन का उत्सर्जन किया गया है। बहुत ही प्रदूषित यहाँ पर मीथेन का उत्पादन किया गया है, और यह डाटा प्लेनेट बॉक्स के उपग्रह डाटा पर आधारित है। नासा के EMIT उपकरण का भी प्रयोग इस रिपोर्ट में किया गया है। मीथेन गैस एक ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है मीथेन गैस। इसके उत्पादन को हमें कम करना होगा, तो इसके लिए कंपनी और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को कम करना होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने दवा अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए सन फार्मा, बी बोहेरिंग इंगेलवाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी डॉक्टर रेड्डीज लैब, डी सिप्ला लिमिटेड। इसका सही आंसर है बोहेरिंग इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हाजीपुर ने NIPR हाजीपुर ने बोहेरिंग इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, और इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य और अनुसंधान सेवाओं को तेजी लाना। यह सहयोग संक्रामक रोगों के प्री क्लिनिकल अनुसंधान को भी मजबूत करता है। पहले इसमें टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट इसमें नए सिरे से होंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग अकादमिक का तालमेल बैठाना। और यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल रसायन विभाग के जो सचिव हैं मनोज जोशी जी इसमें उपस्थित रहे। ये कंपनी कहाँ है? बोहेरिंग इंगेलहाइम इंडिया लिमिटेड, तो ये हाजीपुर में स्थित है, ठीक है, हाजीपुर में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हुए बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? ए राजीव अग्रवाल, बी शिवरत्न अग्रवाल, सी मोहनलाल शर्मा, डी विनोद बंसल। इसका सही आंसर है शिवरत्न अग्रवाल। चित्र में आप देख सकते हैं इन्हें। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और MD शिवरत्न अग्रवाल का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन चेन्नई में अचानक अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में हुआ। इन्होंने 1993 में बीकानेर से बीकाजी ब्रांड की शुरुआत की थी। इनके मुख्य प्रोडक्ट में भुजिया, नमकीन और मिठाइयाँ आपने खाए होंगे बीकाजी प्रोडक्ट की।
इनके नेतृत्व में बीकाजी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती बनाई और मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर के सरदुल्लागंज के क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति निकले, जो बीकाजी फूड्स के नाम से उनके नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट चलते हैं, जो कि बीकाजी फूड्स के एमडी और सीईओ भी रहे हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, अभी हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ है और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको एक नज़र में देखते हैं। आशा भोसले जी जो कि प्रसिद्ध गायिका थी, इनका निधन हो गया है। वहीं शिवरतन अग्रवाल, अभी बताया, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक और उद्योगपति थे। सीडी गोपीनाथ भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया है। नादेंडला भास्कर राव जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है। कर्नल सोनम वांगचुक जो कि महावीर चक्र से सम्मानित पूर्व सैनिक अधिकारी है, इनका भी निधन हो गया है। तो कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से, आप जरूर नोट डाउन कर लें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? ए संजीव कुमार, बी राजेश कुमार अग्रवाल, सी आर के सिंह, डी है अशोक मेहता। इसका सही आंसर है राजेश कुमार अग्रवाल को हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के नए निदेशक का पदभार दिया गया है और उन्हें बिजली और वित्त सेवाओं के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव भी है। यह प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम आकलन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अर्थात पीएफसी भारत की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो बिजली क्षेत्र को वित्त पोषण करती है। अब बात आई है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अर्थात पीएफसी की, तो 16 जुलाई 1986 को स्थापित एक अनुसूची ए महारत्न कंपनी है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 16 जुलाई 1986 को अस्तित्व में आई। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पीएफसी का मुख्य उद्देश्य होता है देश के बिजली और संबद्ध अवसंरचना क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता या ऋण प्रदान करना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, के आसपास के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने वाली अधिसूचना को किस न्यायालय ने रद्द किया? ए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, बी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान को सिंबलगढ़ वारा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित है। और यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसके आसपास एक इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना उच्च न्यायालय में लगाई गई थी और यह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है। अधिसूचना रद्द करने का कारण था सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और यह क्षेत्र पहले हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्ग के रूप में भी जाना जाता था। इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आसपास के इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को अमेरिका के आर्मी वॉर ऑफ कॉलेज के किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया है? ए ग्लोबल डिफेंस अवार्ड, बी इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, सी मिलिट्री लीडरशिप मेडल, डी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अवार्ड। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है और यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। इसके पहले इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम पाने वाले भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह हैं। अब उपेंद्र द्विवेदी जी तीसरे बन गए हैं। यह सैन्य उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व और वैश्विक सहयोग के लिए दिया जाता है।
आर्मी वॉर कॉलेज अमेरिका के कार्लाइल बैरक्स में स्थित है। हाँ, आपको बता दें कि जनरल द्विवेदी इस संस्थान के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। इससे क्या होगा, तो भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग पर विशेष चर्चा होगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून क्यों लागू किया? ए, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए। बी, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। सी, सोशल मीडिया कंपनियों का विस्तार करने के लिए। डी, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर है बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तुर्की ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म को सख्त उग्र सत्यापन प्रणाली से गुजरना होगा। माता पिता के लिए बच्चों की ऑनलाइन गतियों की निगरानी और नियंत्रण हेतु यह टूल्स अनिवार्य होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी यह नियम लागू होगा और नुकसानदायक और अनुचित कंटेंट को तुरंत हटाने की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म को दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को स्थानीय प्रतिनिधित्व नियुक्त करना अनिवार्य होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये तो हो गया। बात आई है तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की जो मुद्रा है वो तुर्की लीरा। तुर्की की वर्तमान राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। इनके पड़ोसी देश की बात करें तो तुर्की के पड़ोसी देश में सीरिया शामिल है, इराक है, ईरान है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है और अजरबैजान है। चित्र में आप तुर्की को देख सकते हैं। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा देश यूक्रेन के किस दिशा पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 24 अप्रैल 2026 को नए राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2026 की थीम क्या है? ए, आत्मनिर्भर ग्राम सशक्त भारत। बी, सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। सी, डिजिटल पंचायत विकसित भारत। डी, ग्राम विकास राष्ट्र विकास। इसका सही उत्तर है बी, सशक्त पंचायत ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, और यह दिवस 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने की याद में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था 1993 से ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय संरचना शामिल है और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण भी है और ST/SC वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। हाँ, वर्तमान में भारत में लगभग कितनी पंचायतें हैं पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 2.5 लाख ग्राम पंचायत है वर्तमान में भारत में। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।